हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉप 25 क्वेश्चन साइंस को देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए। बिल्कुल बेहद ही खास क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और क्वेश्चन पूछा ही हुआ है जो सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही आप लोग बीच में लेके आए हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम 25 तक क्वेश्चन क्लियर कर चुके थे, आज 26 से देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चन साइंस का जो आपको एग्जाम में पक्का कि पूछा ही जाएगा यहाँ से। तो चलिए सवाल को क्लियर करते हैं। आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट करेंगे, नहीं पता है तो याद करते चलेंगे क्योंकि सभी के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सवाल है कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है। वाहन यानी जितने भी आज मोटर गाड़ी चलते हैं जिससे धुआं निकलता है तो उस निकलने वाली गैस कौन सी होती है उसमें। क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड। याद रखें वाहनों से निकलने वाली जो गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र जो होता है CO होता है। इससे दम घुटने वाली गैस भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः यानी खाना बनाने में जो प्रयोग किया जाता है गैस वह कौन सी होती है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मीथेन होता है या नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। खाना बनाने वाले गैस जिसको LPG कहा जाता है, LPG का मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन होता है। मेथेन का सूत्र CH4 होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है हमारे पास, निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग जानते हैं पहला क्या वनस्पति तेल है, मोबिल तेल है, केरोसिन तेल है या कैंटिंग तेल है। क्या होगा, तो साबुन बनाने में जो प्रयोग किया जाता है ये वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। अगर ऑप्शन आप लोग बताएं बिल्कुल सही है। आगे पढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास 29 नंबर है कि मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्ध करने के लिए यानी खून को शुद्धिकरण करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। क्या डायलिसिस कहा जाता है, हीलोसिस कहा जाता है, मैकेनिकल ऊर्जा कहा जाता है या पैरालिसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखेंगे कि मनुष्य के शरीर में जो खून को शुद्ध किया जाता है वह डायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, तो डायलिसिस कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। मैकेनिकल ऊर्जा वो टरबाइन से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए इसका किया जाता है। अगला सवाल है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने में जरूरत होता है। अब ये चर्म को स्वस्थ यानी चर्म रोग जिसको चमड़ा से संबंधित रोग होता है उसको दूर करने में प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो देखिए राइट आंसर की बात करें हम कि विटामिन ए जो होता है वो क्या पाया जाता है, तो खट्टे फलों में पाया जाता है और ये चमड़ा यानी स्कर्वी रोग के लिए फायदेमंद होता है। इसको एक्सकर्बिक एसिड इसका रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और अगर बात करें विटामिन ए तो गाजर से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है हमारे पास, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है। किसकी कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, ठीक है, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है, चीनी रोग भी कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है। क्या ग्लाइसरीन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हिस्टेमिन होता है या इंसुलिन होता है। बिल्कुल सबको इसका राइट आंसर पता होगा कि इंसुलिन की कम स्राव होने की वजह से जो है वो मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास कि पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन वो भी बनाते हैं लेकिन हम लोग को दिखलाए नहीं पड़ते हैं। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है वो पेड़ पौधों में। क्या कार्बोहाइड्रेसिस कहलाता है या मेटाबॉलिक सिंथेसिस कहलाता है या फोटोसेनिस्टाइजेशन कहलाता है या फोटोसिंथेसिस कहलाता है। याद रखिए इसके राइट आंसर की बात करें कि पौधों को खाने बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो फोटोसिंथेसिस होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास क्या है
कि जैविक सिस्टम में रसायन क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी है? क्या दिया हुआ सवाल कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या है? क्या बैक्टीरिया है, या डीएनए है, या एंजाइम है, या इंसुलिन है? क्या होगा? तो जैविक सिस्टम रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए जो उत्तरदायी पदार्थ होते हैं वो होता है एंजाइम होता है। क्या? एंजाइम होता है। ऑप्शन की बात करें सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी भारत का पहला उपग्रह था जिसका नाम था आर्यभट्ट। कभी कभी सवाल घुमा दिया जाता है कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? याद रखेंगे। राइट आंसर की बात करें हम तो कब छोड़ा गया था? 1975 ईस्वी में। याद रखेंगे 1975, लेकिन 1975 यहाँ भी दिया हुआ। तो आंसर की बात करें हम, ये 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को जो है वो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल हमारे पास कि इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या 1975, 1974, 1992, 1975? देखेंगे आंसर की बात करें तो इनसैट 2A जो छोड़ा गया था वो 10 जुलाई 1992 ईस्वी को छोड़ा गया था। ऑप्शन की बात करें हम तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व पूछा गया है। क्या 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, या 4 डिग्री केल्विन, -4 डिग्री, या -4 डिग्री सेल्सियस? क्या होगा 36 नंबर सवाल का आंसर? तो देखिए पानी का घनत्व की अगर हम बात कर ले तो पानी का घनत्व अधिकतम की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलने लगता है, और 4 डिग्री पर पानी का तापमान क्या होता है, यानी घनत्व सबसे अधिकतम होता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, और ये तो आप लोग 9th क्लास से ही बिल्कुल पढ़ रहे होंगे कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि किताब पढ़ने में, है ना, या पढ़ने में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखलाई पड़ता है? तो दोपहर के 12 बजे, तो आप लोग को हम इसके अगर हम बात करें थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं तो वर्षा के दिनों में सूर्य के विपरीत दिशा में एक 7 रंगों की रंगीन पट्टी दिखलाई पड़ती है जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। तो अब दिमाग लगाएं कि अगर बारिश हो रही है और सूर्य अगर एक साइड है तो इसकी परछाई तो दूसरे तरफ भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि दोपहर के 12 बजे, तो दोपहर के 12 बजे तो परछाई बनेगा ही नहीं, क्योंकि एकदम सिंपल रहेगा, सीधा रहेगा। तो आंसर की बात करें कि यह दिखलाई नहीं देगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और अगर बात करें कि अगर सुबह रहेगा तो आप सूर्य से पूछ सकते हैं कि पूर्व दिशा में रहता है तो इधर पश्चिम दिशा में इसके अंदर धनुष बनेगा, शाम रहेगा तो उल्टा एक दूसरे को बन जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन काम में लाते हैं? यानी दूरदृष्टि दोष मनुष्य के शरीर में यानी आंखों में हो जाता है तो उसे दूर करने के लिए किस लेंस के बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है? तो चश्मे का व्यवहार किया जाता है लेंस का, तो सबसे पहले तो दर्पण ऑप्शन से कट जाएगा। अब दूरदृष्टि दोष है तो दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए याद रखेंगे उत्तल लेंस के बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। निकट के लिए अवतल का प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर सवाल है कि फ्यूज का सिद्धांत, ठीक है, फ्यूज का सिद्धांत यानी फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सवाल घुमा घुमा के पूछा जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बात वही है, बस पॉइंट को समझना होगा, क्वेश्चन को सही से पढ़ना होगा। तो फ्यूज का सिद्धांत क्या? फ्यूज देखेंगे पहला ऑप्शन है कि विद्युत का रासायनिक प्रभाव पर, या विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। आंसर की बात करें तो फ्यूज जो होता है वो हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है, और जब आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है तो फ्यूज तार क्या होता है, वो गल के टूट जाता है, जिससे उसमें लगे उपकरण जलने से बच जाते हैं। तो गल के टूटना यानी अधिक मात्रा में गर्म हो जाता है, अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, तो ये क्या होता है? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है।
ठीक है, ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल है हमारे पास कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग का अनुपात क्या है। यानी प्रकाश का शून्य काल में, जिसको बोल सकते हैं या बोल सकते हैं आप शून्य अवकाश बोल सकते हैं, तो इसको निर्वात भी बोला जा सकता है, निर्वात। ठीक है, यानी प्रकाश का चाल जो है निर्वात में क्या होने वाला है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अगर हम बात कर ले, याद रखेंगे प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो किलोमीटर में नहीं, ये मीटर प्रति सेकेंड है। अब क्या होगा, तो आंसर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ भी मीटर प्रति सेकेंड दिया गया। तो आंसर क्या होने वाला है, तो आंसर की बात करें थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। 3 का 3 और 10 के पावर 8 है, तो 10 के पावर 8 जो दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास मीटर और प्रति सेकेंड है। तो सबसे पहले मीटर को हमको चेंज करना होगा किलोमीटर में। जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो आंसर जो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, तो यहाँ पे आंसर की बात करें हम तो आंसर जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 का 3 और ये 10 के पावर 8 है। मीटर में किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर 3 होगा, बट्टा में आएगा और ये किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। काटेंगे तो 3 कटेगा तो 5 बचेगा, 3 के पीछे 5 जीरो होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, बी करेक्ट आंसर है। अगर बात करें कि किलोमीटर में है तो अगर 8 जीरो हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कितना भाग जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, तो आप सोच समझ के इस सवाल को सोल्व कीजिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। और पक्का है कि बहुत सारे सवाल यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। आप लोग के लिए हम चुनिंदा क्वेश्चन ही क्लियर करवा रहे हैं। तो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो अब जुड़े। अभी थोड़ा सा क्लास मेरा ड्यूटी कहीं और चल रही है तो जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा, तो पूरा वीडियो नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन होली के बाद जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक बेहतर ढंग से आप लोग का मैराथन क्लास चालू हो जाएगा और जिसमें आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा जीके जीएस। तो चलिए, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होने वाला है। तो देखिए, धोने का सोडे जिसको बोल सकते हैं या जिसको डिटर्जेंट बोला जाता है, हम लोग अपनी भाषा में उसे सर्फ बोल दिया जाता है। ठीक है, तो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 इसका राइट आंसर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो ये पूर्ण रूप से सूत्र कंप्लीट नहीं हुआ। इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10 जल होता है, 10 H2O होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन इस हिसाब से आपको दे सकता है, तो समझने का प्रयास करेंगे। जो ऑप्शन रहेगा उसी हिसाब से आपको लगाना भी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। अगला, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो रासायनिक उद्योग में तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है किसे। बिल्कुल, आप तेजाब का नाम सुनते ही आपको माइंड में आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, जिसे तेजाब भी कहा जाता है। ठीक है, अम्लराज भी इसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसे बैटरी में यूज किया जाता है। आगे, परमाणु के नाभिक में भिन्न कण होते हैं, यानी परमाणु के नाभिक में जो कण होते हैं वो भिन्न कण कौन कौन होते हैं, ये पूछा गया है भिन्न मात्रा में। 44 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं भिन्न के रूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे। अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है कि निम्न गैसों के अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। निम्न गैसों को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। क्या हाइड्रोजन को, सल्फर डाइऑक्साइड को, या नाइट्रोजन को, या क्लोरीन को। तो अश्रु गैस के रूप में काम में लेते हैं, यानी कौन सा ऐसा गैस है जो अश्रु गैस के रूप में काम में आ जाता है। याद रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है एक प्रकार की अश्रु गैस के रूप में भी काम में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आँख में पड़ते ही आँखों से आंसू टाइप निकलने लगते हैं, इसलिए अश्रु गैस इसे बोला जाता है। अगला सवाल है कि किस धातु, ध्यान समझेंगे क्या दिया हुआ सवाल को समझने का प्रयास करेंगे, बने रहें वीडियो में। दिया हुआ है सवाल कि किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों में पुर्जे का काम में लिया जाता है। तो किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है।
राइट आंसर की बात करें, याद रखेंगे यहाँ पे ये समझिए कि हवाई जहाज हो या रेल के डिब्बे हो, उसमें जो नीचे आपका बोगी रहता है तो बोगी में आप चढ़ते होंगे, ठीक है। तो नीचे में जो लगा हुआ रहता है वो पूरा का पूरा क्या रहता है, एल्युमिनियम लगा हुआ रहता है। पुर्जे का काम में क्या लिया जाता है, एल्युमिनियम का, क्योंकि यह बहुत ही हल्की होती है और जंग रोधक यानी जंग इसमें नहीं लगता है। अगला सवाल कि आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है, यानी आंत में रोग का निदान के लिए, ठीक है, आंत का निदान के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है, किस किरण का प्रयोग, याद रखेंगे एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो डीएनए का सबसे पहले जो संश्लेषण करने वाले व्यक्ति थे वो खुराना थे। क्या, खुराना। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो जैव विकास को समझाने वाले पहले जो थे वो लेमार्क के द्वारा किया गया था। क्या, लेमार्क को। न्यूटन आपको पहले ही हम क्लियर कर चुके हैं, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए हैं। ये पहले प्रिज्म में सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होने वाले हैं, इसका ये इन्होंने वर्णन किया है। आगे चलते हैं अगला सवाल। दिया हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, बिल्कुल इसका कमेंट में आप लोग आंसर देंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस का होना अनिवार्य है, आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग बिल्कुल कमेंट करके इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।